हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकिंग वाला। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आता है कि इंग्लिश की तैयारी मैं कब करूं, या फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी मैं कब करूं। क्या नोटिफिकेशन आने का वेट करूं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे, मॉक वॉक सॉल्व कर लेंगे, या फिर कोई ऐसा समय होना चाहिए जहां पर हमें प्रिपरेशन पहले से शुरू करनी है या बाद में शुरू करनी है, ये कैसे पता चलेगा? इंग्लिश की तैयारी के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अगर आप सोचते हो कि नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने में, मैं झटाझट सब कुछ पढ़ूंगा और तुरंत एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को झट से नहीं सीखा जा सकता। आज अगर हमें हिंदी बोलनी आती है, इंग्लिश बोलनी आती है, तो हो सकता है अगर मुझसे कोई बोले कि जाओ जर्मन में ये सीख के आओ, तो 1 महीने में 1.5 महीने में जर्मन सीखना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। स्पेनिश सीख के आओ, कोई लैंग्वेज सीखना 1-1.5 महीने में इम्पॉसिबल है। इसलिए इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इसलिए ये समय लेती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम सिर्फ इंग्लिश की ही बात ना करके हम आपको एक जनरल आइडिया दें तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपके एग्जामिनेशन के या नोटिफिकेशन जब भी एक्सपेक्टेड है उसके 6 महीने पहले होनी शुरू हो जानी चाहिए। मतलब कि आपका जो 3 महीने आने वाले या 4 महीने आने वाले हैं, इन 3 से 4 महीने में आप सारा का सारा कोर्स, बेसिक से लेकर एडवांस, प्री से लेकर मेंस तक, आप सब कुछ करेंगे 4 महीनों में। ठीक है, जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपको समय मिलेगा 1 से 1.5 महीने का। तो नोटिफिकेशन के समय पर आपको कुछ नया नहीं सीखना है। नोटिफिकेशन आने के टाइम पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उन सभी चीजों के ऊपर, उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो आप पिछले 4 महीनों में कर चुके हो। सो ये 1 से 1.5 महीना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहां पर हद से ज्यादा मॉक सॉल्व करेंगे, हद से ज्यादा रिविजन करेंगे और हद से ज्यादा क्विजेस सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आइडिया मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके और किसी भी तरह की रुकावट आपके एग्जामिनेशन में ना आए। तो चलिए, नोटिफिकेशन आने से पहले हमें पढ़ना है, 6 महीने पहले से पढ़ना है, इतना तो हमें पता चल गया। अब पढ़ने के लिए करना क्या है, जरा इसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो टू स्टार्ट विद सबसे पहला स्टेप, या कहें तो स्टेप्स जो हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें एक्चुअली फोकस करने पड़ेंगे। सबसे पहला, नो योर एग्जामिनेशन, अपने एग्जामिनेशन को जानना। दूसरा, सिलेबस को समझना। तीसरा, बेसिक से अपने आप को प्रिपेयर करना और अपनी गोल की तरफ मूव करना। रिवाइज करना नोटिफिकेशन जब आ चुका है तब, और अपने गोल को अचीव करना। ये 5 स्टेप्स हैं, इनके बारे में जल्दी जल्दी एक डिटेल्ड डिस्कशन लेते हैं कि क्या है इन्वॉल्वमेंट इनका। सबसे पहली बात, जैसे हमने आपसे कही, दैट इज अबाउट नो योर एग्जामिनेशन। आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, आप कौन से, ये भी कह सकते हो कौन सा एग्जाम, प्लस ये भी कह सकते हो आप बैंक को प्रिपेयर कर रहे हो या इंश्योरेंस के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। सबसे पहले तो अपना सेक्टर डिफाइन करें। ठीक है, उसके बाद आप क्लर्क लेवल के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीओ को फोकस कर रहे हो, ये डिफाइन करो। जैसे ही आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, फॉर दैट मैटर आप बैंक के लिए आरबीआई भी कर सकते हैं, है ना, आप आईबीपीएस का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आप एसबीआई का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आप आरआरबी का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। डिपेंड्स, है ना। जब आपको अपने एग्जामिनेशन का पता चल जाएगा तो आपको यह पता होना चाहिए ये एग्जामिनेशन जो भी हमने टारगेट किए हैं, इनकी टेंटेटिव डेट्स क्या होती हैं। टेंटेटिव डेट्स का मतलब हो गया कि आपके एग्जामिनेशन होने के किस समय के चांसेस है। आईबीपीएस का कैलेंडर जनरली साल के पहले महीने में रिलीज कर दिया जाता है ताकि वो आपको टेंटेटिव डेट्स दे दे। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस आरआरबी, ये सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाती है। एसबीआई का पेपर जो एक्सपेक्टेड होता है वो हमारा अप्रैल, मई, जून, ये वाला टाइम होता है। सो हमें इतना मालूम है। और जनवरी का देखें तो जनवरी फरवरी में हमारा आरबीआई एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि हमें जब एग्जामिनेशन पता चल जाएगी, एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स पता चल जाएंगी, तो हमें हेल्प मिलेगी कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है ना, और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। जब आप स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई टारगेट बनाकर ही करोगे, है ना। तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, उसके लिए हम अपना टारगेट सेट कर कर आगे बढ़ेंगे। जब आप ये करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आप जब फोकस स्टडी करते हो, जब आप फोकस प्रिपरेशन करते हो,
तो आपके लिए प्रिपरेशन और सिलेक्शन दोनों आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन को एनालाइज करिए, उसकी डेट्स क्या होती हैं, कौन से महीने में इसके आने के चांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट को सेट करिए। सेकेंड स्टेप आता है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है अब उसका सिलेबस आपको पढ़ना जरूरी है। सिलेबस के साथ साथ हम एक और चीज ऐड कर दें कि आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। मतलब कि प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, क्या उसमें सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं है। उसी तरह से अगर हम एग्जाम पैटर्न की दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम बोलते हैं मेंस में कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, क्या सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जो ऑप्शनल हो जाए, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो नहीं है जो प्री में ना आ रहा हो लेकिन मेंस में आ रहा हो। इंश्योरेंस में, बैंकिंग में ये वेरिएट करता है ना। सो देयरफॉर हमें अपना एग्जाम पैटर्न पता होना जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट्स प्री में आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स मेंस में आ रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट कितना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, प्लस 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 कितने मिनट्स के आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जब आपको ये सब पता है तो आपको सिलेबस का भी आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर इंग्लिश की हम बात कर ले, तो इंग्लिश आरआरबी के प्री के एग्जामिनेशन में हमें देखने को नहीं मिलेगा और मेंस में आपका ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, सो क्या है यहां पर अंडरस्टैंड द सिलेबस। अब हमारा अगर हम बैंकिंग के और इंश्योरेंस के कैडर की बात करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इंग्लिश में क्या क्या चीजें आ सकती है। तो सबसे पहला ऑब्वियस ही बात है ग्रामर, जो बेस बनाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। वोकैबुलरी हमें हर पल मदद करती रहती है, सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक और कॉन्सेप्ट है और ये कहता है क्या, बहुत ही ज्यादा जरूरी, डिस्क्रिप्टिव। अगर आपको लगता है कि बिना डिस्क्रिप्टिव के आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आई एम सॉरी, क्योंकि अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो आपका पेपर भी चेक होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, ओके, सो दैट्स हाउ यू डू इट। ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, वोकैबुलरी और डिस्क्रिप्टिव, ये 4 पार्ट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में बहुत जरूरी है। इनमें से मैं बता दूं आपको, ग्रामर, ऑब्जेक्टिव और वोकैबुलरी, ये तो आपका 6 मंथ्स की प्रिपरेशन में स्टार्टिंग 4 मंथ्स में कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग 4 मंथ्स आप इसी को दे रहे होगे, बहुत सारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और डिस्क्रिप्टिव का जो पोर्शन है ये आप तब शुरू कर सकते हैं जब आपकी नोटिफिकेशन आ रही है। नोटिफिकेशन आएगी, पहले प्री का एग्जाम होएगा, फिर मेंस का एग्जाम होएगा, तो ऑलमोस्ट आपके पास 3 महीने का समय आपको मिलेगा। 3 महीने का नहीं मिलेगा तो 2.5 से 3 मंथ्स का समय आपको मिलेगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव की आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हमेशा करंट अफेयर्स के टॉपिक पर ही आता है। ठीक है, सो ये बात हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको समझना और उसी के अकॉर्डिंग इसकी 6 मंथ्स पहले से तैयारी करना शुरू कर देना। ठीक है, मूविंग ऑन, अगली कंडीशन है स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम बेसिक्स एंड मूव टुवर्ड्स योर गोल्स। जैसा हमने कहा आपसे, अगर हम 6 महीने का समय लेकर चल रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट 4 मंथ्स जो हमारी लाइफ में आने वाले हैं ये सारे बेसिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक पैटर्न से लेकर जितने भी एडवांस पैटर्न हैं, आज तक एग्जाम में पूछे जा चुके पैटर्न्स हैं, उन सारे पैटर्न्स को यहां पर आपको कवर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा क्या क्या अलग अलग वेरिएंट्स है एक एक टॉपिक के, एक एक क्वेश्चन के। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो 4 मंथ्स में आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें जब आप ग्रामर सॉल्व करेंगे, है ना, ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 8-10 टॉपिक अकेले ग्रामर के हैं, तो आपको ग्रामर के कम से कम, कुछ नहीं करके, ना करके भी ग्रामर के आपको कम से कम 70 क्वेश्चंस टू 80 क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व करने। अब क्वेश्चन आएगा भाई ये कहां से मिलेगा, ये आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए एरर डिटेक्शन और नाउन बैंक पीओ जरूर लगा लेना, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कौन से लेवल के आ रहे हैं ना, तो बैंक पीओ जरूर लगा लेना, ये आपको डिफाइन करके देगा। बहुत सारे लिंक्स, और बहुत सारे लिंक्स में, हर एक लिंक में 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आप 5-6 लिंक में आपका काम हो जाएगा। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना, प्रैक्टिस ही तो करना है हमें, राइट। सो दिस इज वन थिंग कि आप ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे 70 to 80 क्वेश्चंस पर चैप्टर से,
ग्रामर ये बेसिक से स्टडी शुरू करोगे, उसके बाद 4 मंथ्स आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे। लास्ट के जो आपके 2 महीने हैं, 2 मंथ्स है ना, ये कभी 2 मंथ्स होते हैं, कभी 1.5 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो कभी 2 महीने का ही समय मिलता है, कभी 1.5 महीने का समय मिलता है, नोटिफिकेशन तब तक आ चुकी होती है, ठीक है। इस टाइम पर आप मॉक्स लगा रहे होगे हर रोज। मॉक्स, जितने क्विजेज हैं उतने क्विजेज सॉल्व कर लो, जितनी क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस जो बोलते हैं हम, प्रैक्टिस सेशंस जितने अटेंड कर सकते हो उतने अटेंड करो, ठीक है। तो ये ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए क्योंकि ये आपका रिवीजन कराएगी वो 4 महीने का कोर्स जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक। मूविंग ऑन, रिवाइज वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं कुछ नया सीख लूं, बहुत बड़ी गलती है भाई। नोटिफिकेशन आने के बाद हमें कुछ नया नहीं सीखना है। नोटिफिकेशन आने के बाद हमको ज्यादा से ज्यादा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसे रिवाइज करना है। तो नंबर 1, जब रिवीजन करोगे तो इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड एक्सरसाइज करिए, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ मॉक्स करिए, क्योंकि मॉक्स आपको प्रिपेयर कराते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, 4 सब्जेक्ट्स के लिए, 5 सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ, ठीक है। और मॉक्स करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स भी, ऑल सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं। प्लस आपको एग्जाम एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसके चलते आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आपको जरूर करना है, अपना रिवीजन शुरू करना है जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है। नोटिफिकेशन आने के बाद बेटा कुछ नया मत सीखा करो, ठीक है। नया सीखने से उस टाइम पर आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है, जो कि आपके पढ़ाई को हैम्पर करता है। लास्ट स्टेप है हमारी, अचीव योर गोल। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपका ग्रामर भी पूरा हो चुका होगा, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी, जहां पर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके मॉक्स लगाए होंगे बहुत सारे, जहां वोकैबुलरी को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, एडिटोरियल भी पढ़ा होगा, और लास्ट जहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव भी प्रिपेयर हो चुका होगा, वहां पर आप खड़े होकर ये जरूर कह पाएंगे कि अब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए रेडी हैं। और यही चीज, यही कॉन्फिडेंस हमें आपके अंदर डेवलप कराना है। लेकिन ये प्रिपरेशन कम से कम 6-7 महीने पहले शुरू करोगे, तब जाकर होगी, तब आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो 6-7 महीने मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी के 6-7 महीने तो दे ही सकते हो ना इसको, है कि नहीं। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग रहे, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। यस, तो दैट्स व्हाट वी आर अप विथ हियर गाइज। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ, इस तरह से अपनी टाइम मैनेजमेंट करो, और देखो कि कैसे आपको मदद मिलेगी। और कंफर्म 6-7 महीने का जो आपका सिलेबस होगा वो आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। टू अचीव योर गोल गाइज, और अपने गोल पे फोकस्ड रहना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक